आज हम बात करेंगे क्लीन सर्जरी की, मतलब स्टेराइल सर्जरी। इसकी कहानी ना बहुत ही ड्रामेटिक है और सच कहूं तो गलतफहमियों से भरी हुई। ये कहानी है दो डॉक्टरों की, एक जिसे दुनिया हीरो मानती है और दूसरा जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां अस्पताल लड़ाई के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक थे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर 19वीं सदी में सर्जरी का यही सच था। सर जेम्स सिम्पसन की ये बात देखिए, साफ पता चलता है कि हालात कितने बुरे थे। मतलब लोग ऑपरेशन से तो बच जाते थे, पर उसके बाद जो इन्फेक्शन होता था ना, वो अक्सर उनकी जान ले लेता था। तो सबसे बड़ा खतरा सर्जन का चाकू नहीं था, नहीं, बल्कि एक कोई रहस्यमयी कातिल था जो अस्पतालों के वार्ड्स में ही छिपा बैठा था। एक के बाद एक मरीज मर रहे थे और किसी को भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों। और हाँ, इस प्रॉब्लम का एक नाम भी था, हॉस्पिटलिज्म। अब ये कोई एक बीमारी नहीं थी, बल्कि उन सारे जानलेवा इन्फेक्शंस का एक मिला जुला नाम था जो सर्जिकल वार्ड्स में कहर मचा रहे थे। और हालात हालात इतने खराब थे कि अंदाजा लगाइए, जिन लोगों के अंग काटने पड़ते थे उनमें से 80% तक की मौत इन्हीं इन्फेक्शन से हो जाती थी। 80%। सर्जन बेचारे इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए बेताब थे, पर करें तो क्या करें। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है जोसेफ लिस्टर की, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास मॉडर्न सर्जरी का जनक मानता है। देखिए, उस वक्त की एक बहुत बड़ी मेडिकल पहेली थी, सिंपल और कंपाउंड फ्रैक्चर के बीच का फर्क। होता ये था कि सिंपल फ्रैक्चर में जहां स्किन फटती नहीं थी, हड्डी ज्यादातर ठीक हो जाती थी। लेकिन कंपाउंड फ्रैक्चर में जहां हड्डी के साथ साथ स्किन भी फट जाती थी, घाव खुला रह जाता था, वहां लगभग हमेशा, मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज, जानलेवा इन्फेक्शन हो ही जाता था। तो इससे एक बात तो साफ थी कि इन्फेक्शन की वजह कोई बाहरी चीज है जो उस खुले घाव से अंदर आ रही है। तो लिस्टर ने ना लुई पास्चर की नई जर्म थ्योरी और इन सर्जिकल इन्फेक्शंस के बीच एक कनेक्शन बनाया। 1864 में उन्हें पास्चर के काम के बारे में पता चला कि अरे, हवा में तो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। बस अगले ही साल 1865 तक उन्होंने अपनी नई एंटीसेप्टिक मेथड से एक मरीज को सक्सेसफुली ट्रीट भी कर दिया। और फिर 1867 में उन्होंने अपनी थ्योरी दुनिया के सामने रख दी। क्या थी वो थ्योरी? कि हवा में मौजूद कीटाणु ही घावों में सड़न पैदा कर रहे हैं। तो फिर लिस्टर का सल्यूशन क्या था? उन्होंने अपना दुश्मन पहचान लिया था, हवा में तैरने वाले माइक्रोस्कोपिक कीटाणु, और उनका हथियार कार्बोलिक एसिड। हाँ, वो केमिकल जो उस जमाने में नालियों और सीवेज को साफ करने के काम आता था। और उनका तरीका ये था कि इस एसिड को हवा में स्प्रे किया जाए और सीधे घावों और पट्टियों पर लगाया जाए। कह सकते हैं कि ये हवा में मौजूद कीटाणुओं के खिलाफ एक केमिकल वॉर थी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ऐसा लगता है कि लिस्टर के इस केमिकल वॉर को शुरू करने से बहुत बहुत पहले ही एक असरदार सॉल्यूशन खोज लिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता अगर इसका हल लगभग 20 साल पहले ही मिल चुका होता? ये सवाल इस पूरी मेडिकल ब्रेकथ्रू की कहानी पर ही सवाल खड़ा कर देता है कि क्या हम वाकई सही हीरो को याद कर रहे हैं। तो अब मिलते हैं इग्नास सेमेल्विस से। ये कहानी है लिस्टर से करीब करीब 20 साल पहले की, 1846 में। वो वियना के एक मैटरनिटी क्लिनिक में चाइल्ड बेड फीवर से हो रही भयानक मौतों से बहुत परेशान थे। फिर 1847 में एक दुखद हादसे के बाद उन्हें असली वजह समझ आई। और कमाल की बात यह है कि 1848 तक उन्होंने अपने क्लिनिक में डेथ रेट को 10% से भी ज्यादा से घटाकर सिर्फ 1.27% पर ला दिया था। सोचिए कितनी बड़ी कामयाबी थी ये। तो चलिए अब इन दोनों डॉक्टरों, इनकी थ्योरीज और इनके तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क था कि इनके आइडिया आए कहाँ से। लिस्टर की थ्योरी एक तरह का अंदाजा थी जो पास्चर के काम से इंस्पायर्ड थी। उनके पास खुद के बहुत ज्यादा साइंटिफिक सबूत नहीं थे। दूसरी तरफ सेमेल्विस की थ्योरी थी एक लॉजिकल डिडक्शन, मतलब वो अपने खुद के ऑब्जर्वेशंस और ऑटोप्सीज के आधार पर एक नतीजे पर पहुंचे थे। उन्होंने डेटा देकर सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकाला था। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को और भी साफ कर देती है। सेमेल्विस का मानना था कि इन्फेक्शन डॉक्टरों के गंदे हाथों और औजारों से फैलता है, जबकि लिस्टर की नज़र में असली विलन हवा में मौजूद धूल थी। इसीलिए सेमेल्विस का फोकस था प्रिवेंशन पर, मतलब क्लोरीन से हाथ धोकर कीटाणुओं को बाहर ही रखो। वहीं लिस्टर का फोकस था एंटीसेप्सिस पर, मतलब जो कीटाणु अंदर आ गए हैं उन्हें कार्बोलिक एसिड से मार डालो।
लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो असली रेवोल्यूशन था ना, वो लिस्टर के फेमस तरीकों से भी एक कदम आगे की चीज थी। बहुत जल्द लिस्टर के इस केमिकल वाले अप्रोच पर सवाल उठने लगे। 1881 में मशहूर बैक्टीरियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि लिस्टर की पट्टियों के नीचे अक्सर बैक्टीरिया मिल जाते हैं, चाहे आप कितनी भी सावधानी क्यों न बरत लें। ये लिस्टर की थ्योरी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। और कोच के एक्सपेरिमेंट्स ने तो और भी हैरान करने वाली बात सामने ला दी। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि लिस्टर का जो मेन हथियार था, कार्बोलिक एसिड, वो एंथ्रैक्स स्पोर्स जैसे सबसे जिद्दी और मजबूत कीटाणुओं के खिलाफ बिल्कुल बेअसर था। 7 दिन बाद भी वो स्पोर्स जिंदा थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि लिस्टर की केमिकल वॉर सबसे खतरनाक दुश्मनों पर तो काम ही नहीं कर रही थी। और यहीं से जन्म हुआ एसेप्टिक रेवोल्यूशन का। इसका आइडिया कीटाणुओं को केमिकल से मारने का नहीं था, बल्कि उन्हें घाव तक पहुंचने से ही रोकने का था। एक तरह से ये सेमिल्विस के आइडिया का ही नेक्स्ट लेवल था। इसमें गर्मी और भाप से औजारों को स्टेरिलाइज करना और गाउन ग्लव्स के साथ एक पूरी तरह से कीटाणु मुक्त एरिया बनाना शामिल था। मतलब बिल्कुल वैसा ही जैसा आज हम किसी भी ऑपरेटिंग रूम में देखते हैं। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? लिस्टर ने इस नए रेवोल्यूशन का विरोध किया। उन्होंने स्टेराइल रबर ग्लव्स के इस्तेमाल तक पर एतराज जताया, जैसा कि उनके अपने शब्दों से ही पता चलता है। वो अपने केमिकल वाले तरीकों को लेकर इतने पक्के थे कि उन्होंने एक बेहतर सॉल्यूशन को मानने से ही इनकार कर दिया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सेमिल्वाइस का तरीका ज्यादा सही था और लिस्टर ने तो आगे की तरक्की का विरोध भी किया, तो फिर इतिहास ने लिस्टर को हीरो क्यों बनाया और सेमिल्वाइस को क्यों भुला दिया गया? इसका जवाब ना साइंस से ज्यादा उस वक्त के समाज और पॉलिटिक्स में छिपा है। पहली बात, लिस्टर की थ्योरी खराब हवा वाले पुराने आइडिया से मिलती जुलती थी, तो लोगों को समझने में आसानी हुई। दूसरी, इसने हवा को दोषी ठहराया, सर्जन्स को नहीं, तो डॉक्टरों को भी ये बात हजम हो गई। और सबसे ज़रूरी बात, लिस्टर के पास एक पावरफुल प्लेटफॉर्म था। ब्रिटेन के टॉप मेडिकल जर्नल्स तक उनकी पहुंच थी। इससे उनके आइडियाज़ पूरी दुनिया में फैल गए। और सेमिल्विस के साथ? उनके साथ सब कुछ उल्टा था। उनकी थ्योरी इतनी नई और रैडिकल थी कि किसी के पल्ले पड़ी नहीं। ऊपर से वो सीधे सीधे डॉक्टरों की गलती की तरफ इशारा कर रही थी, जो भला किसे पसंद आता। और तो और वो हंगरी में एक ऐसे मुश्किल दौर में काम कर रहे थे जहां से अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। तो आखिर में हम क्या कहें? सच तो ये है कि दोनों ही लोगों ने मॉडर्न सर्जरी की नींव रखने में अपना योगदान दिया। ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है जिसमें एक हीरो हो और एक विलन। नहीं, ये प्रोग्रेस की एक उलझी हुई कहानी है जो हमें सिखाती है कि सिर्फ सही होना ही हमेशा काफी नहीं होता। तो आज इतिहास का फैसला क्या है? देखिए, सेमिल्विस को अब माताओं का उद्धारकर्ता यानी सेवियर ऑफ मदर्स के तौर पर वो सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार थे। लेकिन जोसेफ लिस्टर आज भी उस क्रांति का पॉपुलर चेहरा बने हुए हैं जिसे उन्होंने शुरू तो किया पर बाद में उसका विरोध भी किया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर साइंस की हिस्ट्री लिखी कैसे जाती है और ये कौन तय करता है कि हम किन हीरोज को याद रखेंगे और किन्हें भुला देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस कहानी से भी कहीं ज्यादा बड़ा है।